Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine at home. Today our lecture number 4 of class के 7th subject English B. The topics are, first of all we will do stories, the bee and the dove, and then the lion and the mouse. Then we will do articles from grammar tree, page number 48 to 52, exercise number A, B, C and F. Now first of all come to the story, the bee and the dove. The bee and the dove. One day a bee felt very thirsty. एक दिन एक मक्खी उसे बहुत प्यास लगी. It went to a stream. वो एक दरिया की तरफ गई to drink some water. कुछ पानी पीने के लिए. But it was driven away by the waves. लेकिन वो लहरों के साथ बह गई. A dove saw all this from her nest. एक फाख्ता अपने घोंसले से ये सब कुछ देख रही थी. Her heart, उसका दिल melted with pity, रहम से पिघल गया. She plucked a leaf, उसने एक पत्ता तोड़ा and dropped it, और फेंक दिया या रख दिया near the bee, मक्खी के करीब. It climbed over the leaf, वो पत्ते के ऊपर चढ़ गई. Dried up its wing, अपने परों को साफ किया and flew away, और उड़ गई. A few days later, कुछ दिनों के बाद, a hunter came there, एक शिकारी वहाँ आया. He saw a dove, उसने एक फाख्ता देखी. Sitting in her nest, जो कि अपने घोंसले में बैठी हुई थी. He loaded his gun, उसने अपनी बंदूक को भरा. To shoot at her, उसके ऊपर निशाना बांधने के लिए. The bee saw the hunter, मक्खी ने शिकारी को देखा. It flew towards him, वो उसकी तरफ उड़ी. And stung his hand, और उसके हाथ पर डस दिया. He missed his aim, उसका निशाना खता हो गया. And the dove was saved, और फाख्ता को बचा लिया गया या फाख्ता बच गई. मॉरल है इसका, डू गुड हैव गुड, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी. नेक्स्ट स्टोरी है द लायन एंड द माउस. वंस अ लायन, एक दफ़ा एक शेर, वॉज स्लीपिंग, सो रहा था. अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे. अ माउस रैन ओवर हिज बॉडी, एक जो चूहा है वो उसके जिस्म के ऊपर दौड़ रहा था. द लायन वोक अप, शेर जाग गया. ही कॉट होल्ड ऑफ द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया. ही वॉन्टेड टू किल इट, वो इसे मारना चाहता था. द माउस बेग्ड, चूहे ने माफ़ी मांगी. फॉर द मर्सी, रहम की अपील की या रहम की माफ़ी मांगी. द माउस बेग्ड फॉर मर्सी, चूहे ने माफ़ी की या रहम की अपील की, रहम की भीख मांगी. द लायन टुक पिटी ऑन हिम, शेर को उस पर तरस आ गया. एंड लेट इट गो, और उसने उसे जाने दिया. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद यानी कुछ वक्त के बाद. द लायन वॉज कॉट इन अ ट्रैप, शेर को एक जो है वो जाल में पकड़ लिया गया. ही स्ट्रगल्ड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की. टू ब्रेक द रोप्स, के वो इन रस्सियों को तोड़ सके. बट फेल्ड, लेकिन नाकाम रहा. ही बिगन टू रोर, उसने धाड़ना शुरू कर दिया. द माउस हियर्ड, चूहे ने आवाज़ सुनी. चूहे ने सुना. द नॉइज़, उस शोर को, यानी कि चूहे ने उस शोर को सुना जो शेर के धाड़ने से पैदा हो रहा था. इट रैन टू द स्पॉट, वो उसकी तरफ गया. एंड कट द रोप्स, और रस्सियों को काट दिया. विद इट्स शार्प टीथ, अपने तेज दांतों के साथ. सून द लायन वॉज फ्री, जल्द ही शेर आज़ाद हो गया. ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया. फॉर इट्स हेल्प, उसकी मदद के लिए. एंड वेंट अवे, और चला गया. इसका मॉरल भी है डू गुड हैव गुड, यानी कि जैसा करना वैसा भरना. दोनों स्टोरीज़ का मॉरल सेम है. स्टूडेंट्स, आपने दोनों स्टोरीज़ अपनी कॉपी पर लिखनी भी हैं और इन्हें याद भी करना है. नाउ कम टू ग्रामर ट्री, पेज नंबर 48. स्टूडेंट्स, 48 पर हैं आर्टिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर के देखते हैं आपको इनके बारे में कितनी नॉलेज है. फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स. ठीक है, आर्टिकल्स के साथ इनको फिलअप करना है. सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आर्टिकल्स क्या होते हैं. आ, एन और द, ये तीन आपके आर्टिकल्स होते हैं. डिटेल हम इसकी बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट कर लेते हैं. एक्सरसाइज नंबर है 1. सेंटेंस नंबर 1 है डैश लिटिल बॉय ब्रोक डैश ट्विग फ्रॉम डैश ब्रांच ऑफ डैश ट्री. The little boy broke a twig from the branch of a tree. Sentence number 2 है he saw dash man dressed in dash old fashioned coat. देखिएगा he saw a man dressed in an old fashioned coat. Sentence number 3 है she was holding dash umbrella with dash black handle.
She was holding an umbrella with a black handle. फोर्थ सेंटेंस है डैश मैन इज डैश टीचर इन डैश नियर बाय स्कूल. द मैन इज अ टीचर इन अ नियर बाय स्कूल. फिफ्थ सेंटेंस है he has dash MA degree in English from dash University of the Karachi. He has an MA degree in English from the University of Karachi. Sentence number 6 है the teacher lives in dash house near dash post office. The teacher lives in a house near the post office. अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बताती हूँ कि हम आर्टिकल्स कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा यूजेस ऑफ आर्टिकल्स. द इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन इज़ यूज्ड ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन. जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल है यानी कि आ और एन ये दोनों आपके आर्टिकल्स हैं और इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक नाउन. ये किसी भी स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते. ठीक है. एग्जाम्पल है आई फाउंड अ 100 रुपी नोट ऑन द रोड. अब देखें जो है डिफाइनेट आर्टिकल. डिफाइनेट आर्टिकल जो होता है वो द है जो रेफर करता है पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को यानी कि स्पेसिफिक कर देता है. इट कैन बी यूज्ड विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड ऑल्सो विद अनकाउंटेबल नाउन. इसको हम सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन तीनों के साथ यूज़ कर सकते हैं. यानी कि इनडिफाइनेट आर्टिकल आपके वो आर्टिकल हैं जिसमें आ और एन आता है जो कि सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. वो किसी भी स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई नहीं करते. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द जो कि आपका डिफाइनेट आर्टिकल है. वो रेफर करता है स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक थिंग को. ये सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है. जैसे द 100 रुपी नोट यू फाउंड बिलोंग्स टू मी. अब देखें यहाँ पे 100 रुपी नोट है जो तुमसे ताल्लुक़ रखता है यानी कि यहाँ पे किसी के साथ उसकी लिंक हो गया इसलिए यहाँ पे द हो गया. उसके बाद अब एक्सरसाइज नंबर बी देखिएगा स्टूडेंट्स. फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैसेज बिलो विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. वन डे माई पेरेंट्स हैड एन आइडिया. They said that they would like to buy dash house, a house. We were thrilled dash house of our own, a house of our own. Then our parents became quite obsessed with, ठीक है, dash idea till they bought the idea. ठीक है. Dash house last month, a house last month. The house has 4 bedrooms. The house has 4 bedrooms, a huge garden in front and a kitchen garden in the back. This is the house I used to dream of, my father said. Dash only person who is not entirely thrilled is my sister. The only person who is not entirely thrilled is my sister. She does not quite like dash living rooms, the living rooms, because of insignificant natural light. That's an important point. An important point, she said. We agreed with her and decided to get some renovation done. Dash wall will be broken down. The wall will be broken down and built again with big windows. Now our house will be the best house in the world. अब देखें यहाँ पर हमने आपको पीछे मैंने बताया था कि जो आपके इनडिफाइनेट आर्टिकल हैं वो आ और एन है और वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं. और जो आपका डिफाइनेट आर्टिकल है वो द है जो पार्टिकुलर चीज़ों के साथ यूज़ होता है. वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं और अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं. आपने यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 देखा है विद द आइडिया. ठीक है.
और ऊपर हमने एन आइडिया पढ़ा था। एन आइडिया जो है वो आपका फुल स्टॉप हो रहा है और इसलिए हमने उसके साथ एन लगाया है। और हमने यहाँ पे द आइडिया इसलिए किया क्योंकि ऑब्सेस्ड विद के बाद आपका सेंटेंस ख़त्म हो रहा था, तो नेक्स्ट लाइन यूज़ करने के लिए हमें द का इस्तेमाल करना पड़ा। पेज नंबर आपके पास 49 है, इनडिफाइनेट आर्टिकल आ। अब हमने देखना है कि ये आर्टिकल कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन से पहले बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट और अ वोवल विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। उन्होंने कहा है कि ये सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ होता है या वोवल या कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ होता है। कॉन्सोनेंट वो वर्ड होते हैं जो साइलेंट होते हैं। बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर और आफ्टर हाफ व्हेन इज़ नॉट, यानी कि हाफ वर्ड जब आ जाता है किसी भी लफ्ज़ से पहले तो उसके लिए भी हम जो है वो आ का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज़ करेंगे। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ क्वांटिटी की एक्सप्रेशंस के लिए भी हम आ का इस्तेमाल करेंगे। विद अ नंबर बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले भी हम आ का इस्तेमाल करेंगे। और इन एक्सक्लेमेशन बिफोर नाउन के साथ जब एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे तो नाउन के साथ हम आ का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है इनडिफाइनेट आर्टिकल एन बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद द वोवल साउंड, यानी कि सिंगुलर नाउन हो लेकिन वो बिगनिंग उसकी स्टार्टिंग जो है वो वोवल साउंड से हो। बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द साइलेंट एच, उन लफ्ज़ों से पहले जो स्टार्ट तो एच से हो रहे होंगे लेकिन उनका साउंड साइलेंट होगा, यानी हेनॉर, एनॉनर, ठीक है, इसमें देखिए आपका एच साइलेंट है। एन ईयर, ये आपका साइलेंट एच है, इसलिए इनसे पहले भी आप वोवल का इस्तेमाल यानी कि एन का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर एन एब्रीवेशन बिगनिंग विद द वोवल और अ कॉन्सोनेंट विद द वोवल साउंड, उन्होंने कहा है कि किसी भी वर्ड की जो एब्रीवेशन है उनसे पहले और कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो वोवल साउंड के कॉन्सोनेंट वर्ड्स होंगे उनसे पहले भी आप एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आपका डिफाइनेट आर्टिकल द। अब आपने देखना है कि द हम कब कब और कहाँ और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर अ नाउन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू, उन नाउन से पहले जो किसी को रेफर्ड कर रहे होंगे तब आपने द का इस्तेमाल करना है। बिफोर एन एडजेक्टिव से पहले व्हेन द नाउन रेफर टू इट्स अंडरस्टूड एंड डज नॉट रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि एडजेक्टिव से पहले आपने यूज़ करना है और उससे पहले किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो, सेंटेंस आपका वाइंड अप हो, बात आपको समझ आ रही हो, तब आपने द का इस्तेमाल करना है। बिफोर अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग अ होल क्लास, यानी कि आपने सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब आपने द का इस्तेमाल करना है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, यानी कि सुपरलेटिव डिग्रीज मोस्ट या फिर आप कह सकते हैं ब्राइटेस्ट, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जो आपकी सुपरलेटिव डिग्रीज होंगी उससे पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर ऑर्डिनल्स कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एट्सेट्रा, और यूज्ड एन एडजेक्टिव्स, इनसे पहले भी आप द का इस्तेमाल करेंगे। बिफोर प्रॉपर नाउन ऑफ रिवर्स, यानी कि रिवर्स से पहले सीज, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन्स रेंज, यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जो प्रॉपर नाउन होंगे, जैसे अब द रिवर तो नहीं हो सकता ना, अगर रिवर का कोई स्पेसिफिक नाम जैसे सतलुज रिवर, द सतलुज रिवर, तो तब आप डिफाइनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज नंबर जो है सी है, इंसर्ट अ स्लैश वेयर यू थिंक अ डिफाइनेट आर्टिकल इज मिसिंग एंड राइट द आर्टिकल अगेंस्ट द सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपने एक तो उन सेंटेंसेस में जहाँ आपको आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पर आपने आर्टिकल से पहले स्लैश लगाना है, यानी कि जहाँ पर स्लैश लगेगी मीन आपको पता होगा वहाँ पर हमारा आर्टिकल लगना है, ठीक है, यानी कि स्लैश लगी होगी, स्लैश आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर अगर स्लैश है तो मीन वो आर्टिकल यहाँ पर लगना है। व्हाट टेरेबल साइट दिस इज़, व्हाट आ टेरेबल साइट दिस इज़, अब यहाँ पर स्लैश हो गई मीन्स यहाँ पर आ लगना था। इसी तरह मैं बाकी आपको करवा रही हूँ, आपने भी एज इट इज़ अपनी बुक पर इसी तरह कंप्लीट करना है इनको। शी इज़ MLA फ्रॉम द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ चित्राल। अब इज़
के बाद स्लैश लगी है तो मीन्स एंड यहाँ पर लगेगा। ही बॉट 10.5 किलोज ऑफ एप्पल, तो यहाँ पर लगेगा ही बॉट 10.5 किलोज ऑफ एप्पल्स। सेंटेंस नंबर 4 है द किंग नीड्स ईयर टू द थ्रोन, तो यहाँ पर ईयर से पहले आपका एन लगेगा, यहाँ जो स्लैश की जगह है। दिस इज अनटोल्ड स्टोरी अबाउट अनसंग हीरो, इन दोनों स्लैशेस की जगह पर एन आएगा। दिस इज एन अनटोल्ड स्टोरी अबाउट एन अनसंग हीरो। 6th सेंटेंस है व्हाट ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड यू हैव, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड यू हैव। दिस इज ग्रेट डील ऑफ कंफ्यूजन हियर, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ। सेंटेंस नंबर 8 है देयर इज नो एंट्री हियर, इट इज डैश वन वे लैन, इट इज अ वन वे लैन। सेंटेंस नंबर 9 है दे हैव यूरोपियन गेस्ट फॉर डिनर, दे हैव अ यूरोपियन गेस्ट फॉर डिनर। सेंटेंस नंबर 10 है ही विल कम बैक इन एन ऑर, ही विल कम बैक इन एन हॉर। हमने एक्सरसाइज नंबर सी कर ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर जो है वो डी और ई वो दोनों आपने नहीं करनी है और इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी आप नहीं करेंगे। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर एफ, जो कि आपकी लेट्स रिवाइज है कि पीछे जितना कुछ आपने पढ़ा है वो आपको समझ आया है या नहीं आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपने आर्टिकल्स का ही इस्तेमाल करना है, सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर आपका दा इस्तेमाल होना है, कहाँ पर आ इस्तेमाल होना है और कहाँ पर एन यूज इस्तेमाल होगा। डैश बादशाही मॉस्क इज, द बादशाही मॉस्क इज डैश काइंड ऑफ लैंडमार्क फॉर पाकिस्तान, अ काइंड ऑफ लैंडमार्क फॉर पाकिस्तान। इट इज़ परहैप्स वन ऑफ डैश मोस्ट फेमस मॉस्क इन डैश कंट्री, इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क इन द country, but dash country also has a dash large number of monuments scattered all over its cities and towns. But the country also has a large number of monuments scattered all over its cities and towns. Everyone has heard about dash Lahore fort in dash old cities of Lahore and dash Jamrat fort in Peshawar. Everyone has heard about the Lahore fort in the old city of Lahore and the Jamrat fort in Peshawar. I met dash European tourist at dash Asian mosque located in dash city of Multan. I met a European tourist at an Asian mosque located in the city of Multan. Dash tourist was so fascinated by dash intricacy of beautifully calligraphed tiles on dash walls. The tourist was so fascinated by the intricacy of the beautiful calligraphed tiles on the walls of the Shah Eidgah Mosque that he clicked a number of pictures. An honest guide told the foreigner that there was a few fascinating monuments in the heart of the city and they were also worth seeing. स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज नंबर एफ थी, आपने भी इसको भी इसी तरह ही अपनी बुक पर जो है वो कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले स्टोरीज़ करवाई द बी एंड द डव, देन हमने स्टोरी की द लाइन एंड द माउस। ये दोनों स्टोरीज़ आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखनी भी है और इनको याद भी करना है। उसके बाद हमने ग्रामर ट्री का आर्टिकल्स किए पेज नंबर 48 to 52 और एक्सरसाइज हमने की ए बी सी और एफ। आपने ये एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपनी बुक पर ही इनको कंप्लीट करनी है। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।